अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ऑन अपर लिम्ब। अच्छा, आज से अब हम हमारे जो है ना मेजर सिस्टम्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर सिस्टम्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके मेजर सिस्टम्स होते हैं ना, ये आपका मेजर पार्ट बनाते हैं सीपीएसपी के पूल का। ठीक है। अब इसमें जिनका तो सर्जरी और अलाइड का पेपर होता है ना, इंक्लूडिंग जिनका डेंटिस्ट्री का पेपर है, उन्होंने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। सर्जरी और एलाइड का मेजर पोर्शन जो होता है ना, वो आपका एनाटमी से आता है। और एनाटमी से मतलब है, यानी सही वाली जो मेन एनाटमी होती है ना, डर्माटोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए। रेडिएशन ऑफ पेन कहाँ कहाँ होती है, उसके डर्माटोम्स, उसकी वर्टेब्राज, ये सब आपको पता होना चाहिए। एनाटमी मेजर पोर्शन आता है सर्जरी के पेपर में। ठीक है, चाहे आप कोई भी सिस्टम पकड़ लो। जिनका मेडिसिन और मेडिसिन की अलाइड की फील्ड्स है ना, उन्होंने फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पढ़ना आपने सारा कुछ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाना है, किस चीज़ पे कम टाइम लगाना है, आप लोगों ने ना अपने सिस्टम्स में, सर्जरी वालों ने एनाटमी पे ज़्यादा टाइम लगाना है, मेडिसिन वालों ने फिजियोलॉजी पे ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है। अब हम इसको कैसे लेकर चलेंगे? हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे कि एनेस्थीसिया वालों ने भी एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उनके पेपर में भी एनाटमी ज़्यादा आती है और फार्मा ज़्यादा आती होती है। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जी। आपने कहा है कि मेजर सिस्टम्स में जो सर्जरी और एलाइड स्पेशलिटीज हैं जिस तरह एनेस्थीसिया और डेंटिस्ट्री हो गई, एनाटॉमी के अलावा आपने क्या कहा था कि डर्मेटोम्स भी वो याद करना है इसका, और क्या याद करना है मैम? एनाटमी में ही आप लोगों ने डर्माटोम्स, ठीक है, वो याद करने हैं। पेन रेडिएशन कहाँ कहाँ पर होती है, यानी अप्लाइड एनाटमी जो क्लिनिकल साइड पर आ जाती है ना, कॉलिसिस्टाइटिस की पेन हो रही है, शोल्डर पे रेडिएट कर रही है, तो कौन सा लेवल हो गया है वर्टेब्रा का। ठीक है, T7 होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरीके से अप्लाइड एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। जिनका मेडिसिन ठीक का हो है, गया। उन्होंने फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है ब्रेन का, ठीक है, उस सेंटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेड्यूला पॉन्स, ये सारी चीज़ें, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से लेकर चलेंगे कि आपके जो मेडमॉक्स की ऐप है ना, अगर जो कि जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हमारे पास एक ऐप है। ठीक है, उस ऐप पर हम लोग फाइनल में ना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते होते हैं एसके के। ठीक है, ऐप का नाम है मेडमॉक्स। ठीक है। ये ऐप जो है, ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप पे ना टॉपिक वाइज भी आपको एमसीक्यूज दिए होते हैं। डेली मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी, आप लोगों ने उस टॉपिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने अपना स्कोर, या अगर आपको कोई भी एमसीक्यू मुश्किल लगता है, या सपोज कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जो रॉन्ग मार्क हुए होते हैं, या जिनका सही आंसर मार्क नहीं हुआ होता, उसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ऐसे एमसीक्यूज में ना आप लोगों ने उनको ग्रुप में पोस्ट करना है। हम लोग उन एमसीक्यूज को फिर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम अब डेली ना मेड मॉक्स पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, उसका पासवर्ड होता है, पासवर्ड मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने रोज के रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आज हम करेंगे अपर लिम स्टार्ट। अपर लिम में जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है 6th एडिशन नसीम शिरजाद का। पेज नंबर जो है वो फर्स्ट पेज नंबर है, यानी पेज नंबर 1 है, वहां से हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपकी अपर लिम में आ जाती हैं अपर लिम की बोन्स। अपर लिम की बोन्स डिवाइड होती हैं इनटू 4 पार्ट्स। शोल्डर गर्डल, ठीक है, आर्म, फोर आर्म और हैंड। ठीक है। फिर इसके अंदर विद रिस्पेक्ट सेपरेटली बोन्स आती हैं। शोल्डर गर्डल के अंदर आपके पास क्लेविकल आ जाती है, स्कैपुला आ जाती है, आर्म के अंदर ह्यूमरस आती है, फोर आर्म में 2 बोन्स आती हैं, रेडियस अल्ना, और हैंड के अंदर आपके पास 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजीज आ जाते होते हैं। ठीक है, अब हम इसको ना बुक से एक दफ़ा जो है वो साथ साथ रीड देंगे। बुक में हम एनाटमी को इस तरह लेकर चलेंगे कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी जो पेपर में आते ही आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको डबल ए से प्रैक्टिस करना है, और फिर मैं आपसे पासवर्ड शेयर करूंगी मेडमॉक्स का, वहां पर जाकर के टॉपिक वाइज इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं।
सबसे पहले आ जाओ बोन्स ऑफ अपर लिम्ब पर, क्लेविकल पर। क्लेविकल आपकी कॉलर बोन भी होती है, ब्यूटी बोन भी होती है, ठीक है। क्लेविकल जो होती है ना, इट प्रोवाइड्स ऑसियस कंटिन्यूटी बिटवीन अपर लिम्ब एंड थॉरेक्स, यानी ये अपर लिम्ब और थॉरेक्स को जो है वो कंटिन्यू करवाती है। विद रिस्पेक्ट टू क्लेविकल आपने याद करना है इसका साइट ऑफ फ्रैक्चर। मिडल थर्ड जो होता है ना, वो कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है क्लेविकल की। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इंट्रायूट्राइन क्लेविकल है, ओनली लॉन्ग बोन विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन जो होती है वो आपकी क्लेविकल होती है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज है। फिर क्लेविकल का वीकेस्ट पॉइंट कहाँ होता है, जंक्शन ऑफ मिडल एंड आउटर थर्ड पे, वहां पर इसका ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम पॉइंट है। उसके बाद आ जाओ स्कैपुला पर। स्कैपुला में बेसिकली स्कैपुला आपकी क्या है, एक लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है। ये आपकी शोल्डर गर्डल का पार्ट होती है, ठीक है। इसके ऊपर अटैच होती है थोरेसिक वॉल पर सिरेटस इंटीरियर मसल। सिरेटस इंटीरियर की जो मसल की डैमेज होती है ना, तो इसकी इंजरी से आपके पास एक पैथोलॉजी आती है विच इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ये पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला का आपको पता होना चाहिए। इसकी जो नर्व है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व होती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला में, ठीक है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू स्कैपुला आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर बेसिकली ग्लिनॉइड कैविटी पे अटैच होती है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इज लोकेटेड एट लेवल ऑफ T7। अब स्टार्ट में ना मैंने आप लोगों को कहा था कि जिनका सर्जरी का पेपर है उन्होंने लाजमी ना ये डर्माटोम्स मिस नहीं करने, ठीक है। तो वो यही चीज़ें थी कि वो आपसे ना इस तरह के सवाल पेपर में, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहाँ लोकेटेड होता है, उसका लेवल क्या है, T7, ये चीज़ें लाजमी वैसे तो सबने फोकस करनी है, पर सर्जरी वालों ने ज़्यादा फोकस करनी है इस पर, ठीक है। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला का लेवल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है, आपका एक पाथवे होता है DCML ट्रैक्ट का, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस पाथवे होता है ये, ठीक है। इस पाथवे में एक चीज़ होती है, ये लेकर के जाता है आपकी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की सेंस। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है कि हमने किसी भी एक पॉइंट पर अपनी 2 उंगलियां रखी हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेट करना कि ये 2 उंगलियां हैं। मैक्सिमम कहाँ तक हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी अगर आप इस वक्त अब लेक्चर सुन रहे हो ना, अपनी 2 फिंगर्स जो हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर अपनी आर्म पे रख लो, हाथ पे रख लो, ठीक है। आपको और आंखें बंद करके आप इमेजिन करो, आपको लग रहा होगा, पता लग रहा होगा कि ये 2 उंगलियां रखी हैं इस जगह पे, ठीक है। कोई कोई पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इस जगह पे 2 उंगलियां रखी हैं, और कोई कोई पार्ट्स ऐसे होते हैं बॉडी के जो नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि यहाँ पर 2 उंगलियां रखी हैं। इसको कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का ना पेपर में लाजमी सवाल आता होता है। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में एक चीज़ होती है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस, एक तो, और दूसरा वैसे सेंस 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की। अब इसकी बात की है, द डिस्टेंस बाय विच टू टच स्टिमुलाई मस्ट बी सेपरेटेड टू बी परसीव्ड एज 2 सेपरेट स्टिमुलाई इज ग्रेटेस्ट ऑन द बैक ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ये अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको समझना है। 2 पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, यानी वो डिस्टेंस जिस पे हमें पता चल रहा है कि ये 2 सेपरेट उंगलियां हैं या 2 सेपरेट पॉइंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा होता है एट स्कैपुला और सबसे कम होता है लिप्स पे, ठीक है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की सेंस जो होती है ना, जो सेंसरी स्टिमुलस होता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का, वो सबसे ज्यादा होता है फिंगर टिप्स पे, लिप्स पे, और लोएस्ट होता है एट द बैक या स्कैपुला, ठीक है। ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। तीसरा एमसीक्यू होता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की जो सेंस है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ ट्रेवल क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म होता है लैटरल इनहिबिशन, ठीक है। लैटरल इनहिबिशन वो मैकेनिज्म है कि जिससे ये जो है ना रिसीव होती है इन द ब्रेन। ये 3 एमसीक्यूज हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एमसीक्यूज हैं जो हर साल रिपीट होते हैं तकरीबन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हमने जो है ना ऊपर वाली बोन्स कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे बोन्स ऑफ हैंड्स हैं, उसने ना ह्यूमरस रेडियस अल्ना को आगे अभी स्किप कर दिया हुआ है।
बोन ऑफ हैंड में आपके पास 8 कार्पल बोन्स आती हैं, एट द रिस्ट 5 मेटाकार्पल्स आती हैं और फेलिंजीज आती है। अब सबसे पहले कार्पल बोन्स का ना ये ऑर्डर याद करना है। वो पूछ लेते हैं कि सबसे मीडियल कौन सी बोन लोकेटेड है, सबसे ज्यादा लेटरली कौन सी बोन लोकेटेड है। तो ये जो है ना उसने आपको एक निमोनिक दिया है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास ना प्रोक्सिमल रो में उसने आपको बता दिया कि ऊपर वाले रो में ना हमारे पास बोन्स आ जाती है, शी लुक्स टू प्रिटी। लेटरल टू मीडियल ये ऑर्डर याद करना है। अच्छा, फिर एमसीक्यूज में स्केफॉइड की शेप याद करनी है, लूनेट की शेप याद करनी है। ठीक है, ट्राइकेट्रम जो होती है वो 3 साइडेड होती है और पिसिफॉर्म जो होती है वो पी शेप्ड होती है। इसकी भी शेप याद करनी है। जिन जिन बोन्स की उसने आपको शेप दी हुई है ना वो शेप्स आपने याद करनी है। स्पेसिफिक फीचर्स अब आपके पास क्या आ जाते हैं कि पिसिफॉर्म जो होती है ना वो आपकी एक सेस्मोइड बोन होती है इन टेंडर ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, और वो आर्टिकुलेट करती है विद इंटीरियर सरफेस ऑफ ट्राइकेट्रम। इस जगह पर अल्नर जो नर्व होती है और अल्नर आर्टरी होती है ना वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। स्केफॉइड का क्या है कि स्केफॉइड के पास एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है। फिर कॉमनेस्ट कार्पल इंजरी इज अ फ्रैक्चर अक्रॉस द रिस्ट ऑफ स्केफॉइड बोन एंड कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन इज नॉन यूनियन या ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है, इसमें अब एमसीक्यू क्या है, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। आपकी जो कार्पल बोन्स होती है ना उसमें सबसे कॉमनेस्ट कार्पल बोन की जो इंजरी होती है वो होती है फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड बोन की। ठीक है, ये एमसीक्यू है। अप्रोक्सीमेटली 10% इंडिविजुअल्स में स्केफॉइड बोन की ना एक सिंगल ब्लड सप्लाई होती है रेडियल आर्टरी से। ठीक है, तो बेसिकली जब इसका फ्रैक्चर होता है ना तो हमारे पास क्या होता है, रेडियल आर्टरी की डैमेज होती है। और स्केफॉइड बोन पर मोस्ट कॉमन जब ब्लीडिंग होती है वो भी रेडियल आर्टरी से होती है। ये आपका एमसीक्यू है। ठीक है, फिर अगर सपोज इसका फ्रैक्चर हो गया है तो इसके फ्रैक्चर में ना ज़्यादातर चांस होता है, सबसे पहले तो नॉन यूनियन का। नॉन यूनियन होता है कि अब वो बोन का फ्रैक्चर हो गया ना तो चांसेस होते हैं कि वो बोन ना दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जुड़ती। दो पीसेस जो अलहदा हो गए हैं ना वो यूनिफाई नहीं होते। ठीक है, अगर नॉन यूनियन से ज़्यादा फिर नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना थोड़े से कम लेवल पर उससे, वो होती है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस की। क्या आपको रेडियल नर्व सप्लाई, रेडियल आर्टरी सप्लाई कर रही थी, रेडियल आर्टरी डैमेज हो गई है तो क्या होगा कि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी ड्यू टू रिट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई। ठीक है, इस सब में से जो पेपर में एमसीक्यू आता है ना वो ज़्यादातर रेडियल आर्टरी का ही आता है। उसके बाद आ जाओ डिस्टल रो पे। डिस्टल रो की जो बोन्स है ना वो है ट्राई टू कैचर, लेटरल टू मीडियली। ठीक है, ये होती हैं आपके पास ट्रेपीजियम होती है, ट्रेपेजॉइड होती है, कैपिटेट होती है, हेमेट होती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ना 4 एमसीक्यूज करवाए हैं और 5th मैंने आपको इसका ऑर्डर बताया है। ऑर्डर ऑफ बोन्स याद करना है, मीडियल टू लेटरल जितनी भी होती हैं। शेप ऑफ बोन्स याद करनी है, स्केफॉइड, लूनेट, पिसिफॉर्म की। ठीक है, स्केफॉइड का फ्रैक्चर और उसकी आर्टरी याद करनी है। उसके बाद डिस्टल रो के बोन्स हैं उसका आपने ऑर्डर याद करना है। स्पेसिफिक फीचर्स उसमें क्या आ जाते हैं, ट्रेपीजियम जो होती है वो मेटाकार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट करती है, लार्जेस्ट कार्पल बोन्स में कैपिटेट होती है। ठीक है, और हेमेट विच इज पोजिशन लैटरल एंड डिस्टल टू पिसिफॉर्म हैज अ प्रोमिनेंट हुक ऑफ हेमेट। ठीक है, ये हुक ऑफ हेमेट का जो है ना ये सवाल आ जाता होता है। डिसलोकेशन ऑफ लूनेट का भी सवाल आता है। जैसे स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है ना और रेडियल आर्टरी इफेक्ट होती है, लूनेट की डिसलोकेशन होती है ना तो आपके पास मीडियन नर्व इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता होता है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें अप्लाइड एनाटमी में से भी आ जाता होता है कि हमारे पास इस चीज़ का फ्रैक्चर हो गया, अब पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो बेसिकली वो आपको इसी तरीके से देते हैं। लूनेट का मोस्ट कॉमन बोन टू बी डिसलोकेटेड इज लूनेट, मोस्ट कॉमन बोन टू बी फ्रैक्चर्ड इज स्केफॉइड। स्केफॉइड के फ्रैक्चर में रेडियल आर्टरी इफेक्ट होती है, लूनेट के डिसलोकेशन में मीडियन नर्व फ्रैक्चर होती है। ठीक है,
लूनेट डिसलोकेशन कैन बी कॉज बाय फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड या हाइपर एक्सटेंशन से। मैकेनिज्म क्या होता है कि लूनेट डिस्प्लेस होती है और डिस्प्लेसमेंट में कंप्रेशन हो जाती है मीडियन नर्व की। ये एमसीक्यूज ना साथ साथ मार्क करते जाओ। एनेटमी बेसिकली ऐसे है कि देखो, एनेटमी ज़्यादातर रट्टा है। अगर किसी को फौरी फौरी लेक्चर के साथ नहीं भी याद होता तो वो बाद में भी ये मार्क किए हुए पॉइंट्स देख के याद कर ले, तो उसके लिए वेल एंड गुड है। उसके मैम एक सवाल है मैम, ये जो जी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं रेडियल ड्रॉप और अल्नर ड्रॉप का, ये आगे जाके भी पढ़ेंगे मैम? हाँ, ये आगे जाके पढ़ेंगे। ये उसने आपको ना ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ दी है। वो होता है जब रेडियल ड्रॉप होता है, बेसिकली इसका एक निमोनिक होता है डॉक्टर कुमा। सही मैम। ठीक है, ये होता है कि जब रेडियल नर्व इफेक्ट होगी तो रिस्ट ड्रॉप होगा, जब अल्नर नर्व इफेक्ट होगी तो क्लॉ हैंड होगा, जब मीडियन नर्व इफेक्ट होगी तो एप लाइक हैंड होता है। वो नर्व्स के साथ होता है। जब बोन्स फ्रैक्चर होती है ना, तो जो बोन्स की सप्लाई जा रही है ना, वो अफेक्ट होगी। जैसे फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड है तो रेडियल आर्टरी अफेक्ट होगी। ठीक है, ल्यूनेट क्योंकि डिसलोकेट हुई है, अपनी पोजीशन से हिल गई है, तो वो अपने नीचे की नर्व को कंप्रेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। अब जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब ना आपने ये इस तरीके से याद करने हैं कि देखो, हमें ये तो बहुत कॉमनली सबको ही पता होता है कि कौन सा, अगर जैसे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है या रेडियो अल्नर जॉइंट है तो ये रेडियस और अल्ना का जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट्स के नाम तो सबको पता होते हैं। हमने जॉइंट्स को पेपर सीपीएसपी के लिए इस तरीके से याद करना है कि आपको ना टाइप ऑफ जॉइंट पता होना चाहिए। अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है तो वो कौन सा जॉइंट है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है तो वो कौन सा जॉइंट है। आपने ना टाइप ऑफ जॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब उसने बुक में भी आपको ना टाइप ऑफ जॉइंट्स ही इस तरीके से दिए हैं। कॉन्डाइलॉइड और इलिप्सॉइड जॉइंट है आपका रिस्ट जॉइंट। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट। साथ में एटलांटो ऑसिपिटल होता है आपकी नेक का और हेड का जॉइंट, उसको कहते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, ये टाइप्स और इसकी एग्जांपल्स याद करनी है। हिंज जॉइंट में आ जाते हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफिलेंजियल। ये उसने पूरी बॉडी के जॉइंट्स ना इकट्ठे ही दे दिए हुए हैं। ठीक है, सैडल जॉइंट बहुत कॉमनली पेपर में आता है। सैडल जॉइंट याद करना है। सैडल जॉइंट किन दो बोन्स के दरमियान में होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम के दरमियान में होता है, ये याद करना है। प्रोनेशन और सुपिनेशन क्या होते हैं। प्रोनेशन और सुपिनेशन ना बेसिकली आपकी हैंड की मूवमेंट्स होती हैं कि एक में जो हैंड होता है ना वो ऊपर की तरफ फेसिंग होता है और एक में हैंड जो होता है वो नीचे की तरफ जो है वो फेस करता है। सुपिनेशन में हैंड ऊपर की तरफ होता है और प्रोनेशन में हैंड जो होता है वो आपका नीचे की तरफ होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन और सुपिनेशन के हवाले से ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जॉइंट की मूवमेंट है। तो बेसिकली प्रोनेशन और सुपिनेशन जो है ना, ये आपके साइनोवियल पिवट जॉइंट की मूवमेंट है। रेडियो अल्नर जॉइंट इन्वॉल्व होता है इसमें। द बाइसेप्स मसल, लार्जेस्ट ऑफ द फोर मसल्स दैट सुपिनेट्स एंड प्रोनेट्स द हैंड, इज अ पावरफुल सुपिनेटर। ये एमसीक्यू आ जाता होता है, चीफ सुपिनेटर कौन सा है, तो चीफ सुपिनेटर होता है आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, long head of the biceps brachii muscle travels inside the capsule, forms its attachment to supraglenoid tubercle of the scapula. Pronation results from pronator teres, pronator quadratus। इस सब में MCQs रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से आते हैं ये आपके MCQs हैं। सैडल जॉइंट MCQ है, इसकी बोन्स याद करनी है। प्रोनेशन सुपिनेशन में किस जॉइंट में होती है ये याद करना है। चीफ सुपिनेटर बाइसेप्स और प्रोनेशन के लिए जो मसल यूज होती हैं, प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, उसके बाद ना हमारी जो अपर लिम्ब भी होती है और जो लोअर लिम्ब भी होती है, इसमें ना कुछ एरियाज होते हैं जो स्पेसेस होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं कि कुछ मसल्स होती हैं, वो मसल्स अपनी जब आपस में एक दूसरे के साथ ओरिजिन इंसर्शन होती है ना, तो उनके दरमियान में ना कुछ गैप्स रह जाते हैं। वो जो गैप्स है ना, वो आपकी स्पेसेस बन जाती हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल एरियाज इनको कहते हैं।
टोटल आपकी जो अपर लिम्ब है ना उसके अंदर 6 एनाटॉमिकल एरियाज होते हैं। उसमें आपका एक्जिला, क्यूबिटल फॉसा, एक्सटेंसर टेंडन कंपार्टमेंट्स, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स और क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये सारी आती है। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है वो चैप्टर में पीछे एंड पे दी हुई है। कार्पल टनल, क्यूबिटल फॉसा वो भी आगे दिए हुए हैं। यहाँ पर उसने आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का बताया हुआ है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बेसिकली आपके हैंड में आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान में एक एरिया है जो कि स्पेस है, उसको रेडियल फॉसा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है फाउंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड। इट इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ द कार्पल बोन्स एंड बेस्ट सीन व्हेन थंब इज एक्सटेंडेड। ठीक है, इसका एक तो नाम पता होना चाहिए आपको, दूसरा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है ना बेसिकली इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर किसी को सपोज बहुत ही ज़्यादा मेमोरी प्रॉब्लम है कि जी हमें बाउंड्रीज याद नहीं होती हैं और एनाटमी में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज है चीज़ों की, तो जो अंडर लाइन है ना वो तो लाजमी याद करनी है। स्केफॉइड का एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के साथ ना काफ़ी रिलेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व पास करती है, स्केफॉइड बोन पास करती है। तो जब स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर होता है ना तो वो मोस्ट कॉमनली जो होता है ना वो आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वाले एरिया में होता है, इसलिए स्केफॉइड बोन तो लाजमी याद करनी है। बाकी बाउंड्रीज अगर याद हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। कंटेंट्स ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आपको पता होने चाहिए, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व, स्केफॉइड बोन, किफेलिक वेन। इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है कि क्लिनिकली इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये है साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड, और जब स्केफॉइड फ्रैक्चर होती है तो आपके पास जो आर्टरी अफेक्टेड होती है वो आपके पास आपकी रेडियल आर्टरी अफेक्टेड होती है। ठीक है, वही अब उसने आपको बता दिया है कि व्हेन हैंड इज अल्नर डिविएशन तो स्केफॉइड यहाँ पर हम पैल्पेट कर सकते हैं, ये एमसीक्यू है, क्लिनिकल पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इस पोजीशन में फिजिशियन जो है वो असेस कर सकता है फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड को। रेडियल आर्टरी की पल्स इधर फील होती है। ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज ड्यू टू डैमेज ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का एरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ना आ जाती है आपका रिस्ट वाला एरिया। ठीक है, अभी तक हमने बेसिकली बोन्स की हैं, बोन्स के बाद हमने जो है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की है, अब हम रिस्ट वाले एरिया पे आ गए हैं। रिस्ट में क्या होता है कि आपके रिस्ट के अंदर एक फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है और एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहाँ होता है, एंटीरियर ऑफ रिस्ट पे। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहाँ होता है, पोस्टीरियर ऑफ रिस्ट पे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर्स एंटीरियर या सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर या डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। ठीक है, और एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के भी ना कभी कभी पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के भी स्ट्रक्चर्स का। तो ये यू हैव नो चॉइस बट टू रिमेंबर, चाहे आप लोग इसका निमोनिक बना लो। ठीक है, मैं तो इसका सिंपल सा ना मैंने ये किया था कि मैं इसके लेटर्स याद कर लिए थे कि FU और 3 P's, और ये 3 इसके लेटर्स बनते हैं। इससे मुझे पता चल गया था कि जी ये स्ट्रक्चर्स है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। अदरवाइज आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इसके ना कोई निमोनिक मिल जाएगा। पोस्टीरियर या डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम आपके पास मीडियल नर्व होती है और 3F वाले स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, पॉलिसिस लॉन्गस और कार्पाई रेडियलिस। उसी तरीके से रिस्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आपके पास होता है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के बिना आपने स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं वो भी, और डीप जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं वो भी, अगर किसी से याद नहीं होते। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं बताती होती हूँ ना कि आप प्रायोरिटी दे दो इस वाली चीज़ को, ये मैं उनके लिए बताती हूँ कि जिनको है कि मैडम हमसे ये याद नहीं होते, या सपोज अब अगर जैसे किसी का गायनी का पेपर है, ठीक है, उसके लिए पेल्विस की या लोअर लिम्ब की एनाटमी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको मिस नहीं कर सकता। तो
उनके लिए मैं ये एक चीज़ बताती होती हूँ कि अगर आपने इसमें से चॉइस पे कुछ छोड़ना है ना, तो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम तो लाजमी याद करना है। एक्सटेंसर रेटिनैकुलम का आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपकी डबल ए के अंदर ना सवाल दिए होते हैं जो कॉमनली आते हैं, ठीक है, वो सवाल याद कर लो, वो क्वेश्चंस भी याद कर लोगे ना तो उतने में भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ना एनाटमी में से न्यू पूल बड़ा रेयरली आता है, और जो न्यू पूल वो देते होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है वो डर्माटोम्स में से ही दें या ज़रा मुश्किल मुश्किल न्यू पूल दें, क्योंकि न्यू पूल के ना नंबर ज़्यादा होते हैं। तो न्यू पूल रेयरली आता होता है, तो वो इस तरह से नहीं आता कि वो आपसे सीधा सीधा पूछ लीजिए एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के स्ट्रक्चर्स बताएं या फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के स्ट्रक्चर्स बताएं। तो अगर आप वो पास पेपर के सवाल भी याद कर जाओगे ना जो आए हैं, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका मेमोरी प्रॉब्लम है, जिनको इजीली याद हो जाता है, या जिन्होंने एनाटमी पे अच्छा फोकस है, अच्छी ग्रिप है, उन्होंने तो ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। ये याद कर लोगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग शीट होती है जो कि कवर करती है लॉन्ग टेंडन्स को, जो कि आपके हैंड में फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में जाते हैं। ठीक है, द फाइब्रस शीट्स ऑफ फिंगर्स कंटेन टू टेंडन्स। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का और प्रोफंडस का, और थंब के अंदर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। ये अब जस्ट आपको एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, एज सच इसमें से ना एमसीक्यू कोई नहीं आता होता। जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो आपके एमसीक्यू पे हैं पेपर के लिहाज से। उसके बाद अब आ जाओ नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब पे। ठीक है, बोन्स और ये जो फॉसाज है ना, ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर जो सवाल आपको अपर लिम्ब में से आते हैं ना, वो या तो आपको इसकी क्लिनिकल एनाटमी में से आते हैं कि इस जगह का फ्रैक्चर हो गया है, हमें ये फ्रैक्चर बनाएं, या फिर आपको इसकी नर्व्स में से आते हैं। ठीक है, ये जो रिस्ट ड्रॉप है, या ये जो हमारे पास अर्ब्स पाल्सी, क्लमकीज पाल्सी, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में कवर होती हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस ना अपर लिम्ब का कह लो कि हार्ट है अपर लिम्ब का। ठीक है, इसको नहीं मिस करना। अब ब्रेकियल प्लेक्सस किस तरीके से वर्क करता है? बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस आपका एक नेटवर्क होता है ऑफ नर्व्स विच आर फ्रॉम्ड फ्रॉम एंटीरियर एमाई ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल नर्व्स एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व। रूट वैल्यू ब्रेकियल प्लेक्सस की लाजमी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद उसने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का एक निमोनिक दे दिया, रिपब्लिकन्स थिंक डेमोक्रेट्स कैंट निगोशिएट, रूट ट्रंक डिवीजन कॉर्ड और नर्व। ठीक है, C5 C6 जो होती है ना, वो इस्टेब्लिश करती हैं अपर ट्रंक, C7 से मिडल ट्रंक बनती है, C8 और T1 से लोअर ट्रंक बनती है। ये MCQ है। अच्छा, अब ब्रेकियल प्लेक्सस को याद किस तरीके से करना है? अक्सर तो बच्चे यही करते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस की ड्राइंग कर लेते हैं, उनसे भी उनको याद हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस की ड्राइंग से याद नहीं होता कि कौन सी रूट कहाँ से आती है, कौन सी ट्रंक कहाँ से आती है, वैसे तो एक तरीका ये है कि देखो आप ब्रेकियल प्लेक्सस की ड्राइंग सीख लो, पेपर में जब वो आपसे पूछेगा ना कि एंटीरियर ट्रंक से कौन सा स्ट्रक्चर आता है, उस वक्त जल्दी जल्दी ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करके देख लिया, उसमें देख लिया यहाँ से ये स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से याद नहीं होता तो फिर उसके लिए एक लंबा तरीका है, उसको ये करना पड़ेगा कि वो एक एक रूट से याद करे कि जैसे C5 C6 अपर ट्रंक बनाती हैं, C7 मिडल ट्रंक बनाती है, C8 और T1 लोअर ट्रंक बनाती हैं। लेकिन आपने इसको याद इसी तरीके से करना है कि अपर ट्रंक किससे बनती है, मिडल ट्रंक किससे बनती है, फिर इन ट्रंक्स में से आगे कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं, कौन कौन सी कॉर्ड्स निकलती हैं, ये आपने याद करनी है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछ ली जाती है। कॉर्ड्स प्रेजेंट इन एक्सिला विद रिलेशन टू सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब बेसिकली ना एक्सिला के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो होती है ना, वो डिवाइड करती है ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड को। ये आपका MCQ है। Root, trunk and divisions are present in posterior triangle of neck. No peripheral nerves originate directly from the divisions. Inferior trunk lies on rib 1 posterior to the subclavian artery. Middle and superior trunks जो है ना, they are more superior in position. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है
सिक्स डिवीजन होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, दे यूनाइट टू फॉर्म 3 कॉर्ड्स। ठीक है, अब ये उसने आपको ना सारा का सारा ना ब्रेकियल प्लेक्सस का एक स्ट्रक्चर कह लो बताया हुआ है। ऑल द मोटर फंक्शंस कैन बी टेस्टेड बाय एलिसिटिंग मूवमेंट ऑफ थंब, रिंग फिंगर हैज सेंसरी इनर्वेशन फ्रॉम रेडियल मीडियल एंड अल्नर नर्व। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, a person with whiplash injury causes damage to C5 C6 which will result in loss of flexion of elbow joint occurs due to any jolt या jerk beyond the range of movement। अच्छा, अब ये जो whiplash इंजरी है ना, ये एमसीक्यू है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि विप्लैश इंजरी जो है ना, वो हम तब कहते हैं जब हमारी सर्टेन जो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स होती हैं ना, वो अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी की आपने रूट वैल्यू याद करनी है कि कहाँ किस वाली एरिया पर जो है ना, इसकी कौन सी वाली नर्व डैमेज होगी तो ये वाली इंजरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये याद करना है कि विप्लैश इंजरी C5 C6 के डैमेज से होगी और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट हो जाएगा, यानी पेशेंट एल्बो अपनी फ्लेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये क्यों होती है, ये होती है अगर पेशेंट को सडन जर्क लगे या सडन जॉल्ट लगे। पेपर में इसका कैसे सवाल आ सकता है, पेपर में उसने आपको ना रीज़न नहीं पूछना कि ये वाली चीज़ ऐसे हुई है तो ये क्यों हुई है। पेपर में वो आपको एक सिनेरियो देगा। सिनेरियो इस तरह से भी आपको आ सकता है कि पेशेंट है, उसने कोई सडन रैंडम जर्की मूवमेंट की है, उसकी वजह से अब पेशेंट ओपीडी में आया है विद एन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स एल्बो जॉइंट। तो कौन सी इंजरी है ये। तो जब भी आपने इंजरीज पढ़नी है ना, आपने इंजरीज इसी तरीके से पढ़नी है कि आपको ये पता हो कि इन इंजरीज में ना इस पेशेंट की ये वाली चीज़ अफेक्ट होगी, तो ये इस तरीके से आपके पास सवाल आ सकता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस का। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ना उसने आपको वही चीज़ बता दी है कि अब आप ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे याद कर सकते हो। कि बेस्ट वे टू मेमोराइज द ब्रेकियल प्लेक्सस इज बाय ड्राइंग इट, यानी सीधी सीधी सी चीज़ है कि आप इस तरीके से ब्रेकियल प्लेक्सस की ना ड्राइंग करके तो उसको याद कर लो। अब ये जो है ना, ये हर बंदे के लिए सब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट भी दे सकती हूँ कि आप लोग आज मुझे ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करके बताओ, बट ये हर बंदे के लिए सब्जेक्टिव होता है। किसी को ड्राइंग से याद हो जाता है, किसी को नहीं होता। ये आपने खुद अपनी सेल्फ स्टडी के हिसाब से फिगर आउट करना है। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग से याद हो जाता है तो ड्राइंग से बेहतर और इजी तरीका कोई भी नहीं है कि आप सिंपल सा याद करो कि ब्रांचेस, कॉर्ड, डिवीजन और ट्रंक इस तरह आती हैं। पेपर में उसने आपको जिस भी ब्रांच का पूछ लिया, ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ करना और उसमें देख लेना कि ये वाली जो ब्रांच है ना, इससे हमारे पास अगर ये आता है तो ये वाली ये चीज़ बन जाएगी। यानी सपोज उसने आपको पूछा है कि एक्सिलरी नर्व की कौन सी कॉर्ड से आती है, आपने फटाफट ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ किया, उसको ड्रॉ करके आपको पता चल गया जी पोस्टीरियर कॉर्ड से एक्सिलरी नर्व आएगी। ठीक है, तो वहां पर आपने फौरन फौरन पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ना वो क्लिक कर दिया। ठीक है, ये उसने आपको अब ये एक ट्रिक दी हुई है। अब इसको फॉलो करना ना करना सब्जेक्टिव है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, जिसको जैसे याद हो जाए। मेन चीज़ ये है कि आपने इसको याद ज़रूर करना है, क्योंकि पेपर में ना वो आपसे पूछ लेते होते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की कौन सी डिवीजन से एक्सिलरी नर्व आती है, मीडियन नर्व का, अल्नर नर्व का, रेडियल नर्व का, इन सारी नर्व्स का वो पूछ लेता होता है। अब उसने ब्रेकियल प्लेक्सस को ना हमें समझाया है स्पेसिफिक करके, यानी अब उसने रूट्स, कॉर्ड्स अलग-अलग करके डिटेल में अब आपको यहाँ पर उसने ब्रेकियल प्लेक्सस दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाओ रूट्स पे। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो रूट्स है ना, उनसे दो नर्व्स डायरेक्टली निकलती हैं, डॉर्सल स्कैपुलर और लॉन्ग थोरेसिक। इन नर्व्स की रूट वैल्यू याद करनी है। ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर जो है वो सप्लाई करती है लिवेटर स्कैपुलाई को, रोम्बॉइड मेजर और माइनर को। ये मसल्स भी याद करनी है, ये मसल्स पूछ ली जाती हैं। दिस नर्व डज नॉट क्रॉस द एक्सिला, इसकी कोई सेंसरी सप्लाई नहीं होती, ये सिर्फ मोटर नर्व है। ठीक है,
उसके बाद लॉन्ग थोरेसिक नर्व की भी रूट वैल्यू याद करनी है, ये सप्लाई करती है सिरेटस एंटीरियर को। ठीक है, क्लिनिकली विंगिंग ऑफ स्कैपुला में ये इन्वॉल्व होती है, ये आपका एमसीक्यू है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व को ना क्लिनिकली भी इसको याद करना है। फिर आ जाओ ट्रंक्स पे, जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस होता है ना, इसकी ट्रंक से आपके पास ना 3 बेसिक इसकी ट्रंक्स की डिवीजन आपके पास आती है। ये आपके पास आती है सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक, मिडल और इंफीरियर ट्रंक। ये आपके ब्रेकियल प्लेक्सस की ना ट्रंक्स की डिवीजन है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। अब इसके अंदर से जो नर्व्स निकलती हैं वो आपके पास है सुपीरियर ट्रंक की रूट वैल्यू है C5 C6। 2 नर्व इससे निकलती हैं, नर्व टू सबक्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस को, इंफ्रास्पाइनेटस को, ग्रीनोह्यूमरल और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर जो है ना ये पेपर में आ जाती होती है, ये याद करनी है। मिडल ट्रंक जो है इसकी सिंपल रूट वैल्यू है, इससे नर्व कोई नहीं निकलती, C7 इसकी रूट वैल्यू है, इंफीरियर की रूट वैल्यू है C8 से T1 तक। ठीक है, फिर आ जाओ कॉर्ड्स के ऊपर। अब कॉर्ड्स की जो ब्रांचेस है ना वो भी याद करनी है। ठीक है, अब कॉर्ड्स आपके पास ना ब्रेकियल प्लेक्सस में इस तरीके से हैं कि आपके पास 3 कॉर्ड्स बनती हैं, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। सब कॉर्ड्स के उसने आपको निमोनिक दिए हैं और उसकी ब्रांचेस आपने याद करनी है। ठीक है, लैटरल कॉर्ड का निमोनिक आता है लकी लव्स मी, इसकी रूट वैल्यू आ जाती है C5 से C7 तक। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिवीजन्स ऑफ सुपीरियर मिडिल ट्रंक। ये अगर आप ड्राइंग के लिहाज से ब्रेकियल प्लेक्सस याद कर लेते हो ना, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस डिवीजन से बनता है। ठीक है, वो सिंपल ऐसे होता है कि ये सीधी ब्रेकियल प्लेक्सस है, इसकी एंटीरियर डिवीजन इस ट्रंक की, ठीक है, और मीडियल डिवीजन की ये पोस्टीरियर डिवीजन इस ट्रंक की, इसने बना दिया आपकी लैटरल कॉर्ड। ठीक है, अगर तो आप इसको ड्राइंग से याद करते हो तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्राइंग के थ्रू नहीं याद कर रहे, आपको है कि हमें रिटन थ्योरी ही याद होती है, तो फिर आपने ये वाला जो लाइन है ना ये याद करनी है। ब्रांचेस इसकी आपके पास आती हैं लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, ये नर्व की वैल्यूज याद करनी है, यानी इसकी जो ब्रांचेस है वो याद करनी है। मीडियल कॉर्ड में आता है मोस्ट मेडिकल मैन यूज मॉर्फिन, इसकी ब्रांचेस हैं मीडियल पेक्टोरल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म,